अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई अरशद आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे पास अक्सर सवाल आ रहे हैं कि आप पोर्चुगल डी कैटेगरी के जो वीज़ाज है उसको किस तरीके से कैटर कर लेते हैं। तो हम लोग बेसिकली 3 कैटेगरीज के वीज़ाज जो अभी लोग पाकिस्तान से पोर्चुगल मूव होना चाह रहे हैं उनके लिए 3 कैटेगरीज पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। कौन कौन सी है? वो D2 कैटेगरी है, D7 कैटेगरी है और तीसरी D8 कैटेगरी। शुरू में थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि D2 कैटेगरी वो है जो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं और वो पोर्चुगल जाके अपना या तो नया बिजनेस करना चाह रहे हैं या फिर ब्रांच ऑफिस खोलना चाह रहे हैं पोर्चुगल में, तो उनके लिए D2 कैटेगरी आ जाती है। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है जिस पे हम काम कर रहे हैं वो D7 कैटेगरी है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपका या तो कोई रेंटल इनकम है, कहीं शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं या कहीं किसी बैंक में कोई अमाउंट प्लेस किया हुआ है टर्म डिपॉजिट की शेप में और आपकी कोई पैरेलल इनकम जनरेट होती है, तो आप D7 कैटेगरी के अंदर मूव कर सकते हैं। तीसरी वो टर्म जिसके ऊपर हम काम करें दैट इज D8 कैटेगरी, जो कि डिजिटल नोमैड है। डिजिटल नोमैड कैटेगरी जो है वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो जिनकी कोई इनकम रेगुलर साल 2 साल से उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं ओवरसीज किसी कंपनी में और उनके लिए वो काम करते हैं और वो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि एज अ डिजिटल नोमैड वो पोर्चुगल में मूव कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इनकम ब्रैकेट्स की कि आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए D2, D7 एंड D8 कैटेगरी के अंदर। तो पहले इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए। देखें D2 के अंदर एज सच कोई इनकम रिक्वायरमेंट नहीं है। ये रिक्वायरमेंट आती है कि आपका एक जो बिजनेस प्लान है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपका बिजनेस क्या करना चाह रहे हैं पोर्चुगल में, वो पोर्चुगल की आवाम के लिए और पोर्चुगीज के इन्वायरमेंट के लिए किस तरीके से जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपका बिजनेस प्लान एज पर जो बिजनेस प्लान है क्या वो पोर्चुगल के लिए एप्लीकेबल है भी कि नहीं, उसको मद्देनजर रखते हुए आप अकेले अगर वहां जा रहे हैं तो सबसे मेन प्राइमरी इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप वहां पे पोर्चुगल में 10,000 यूरो बीइंग अ प्राइम एप्लीकेंट आप वहां पे मेंटेन करें। इसके लिए क्या आपका वहां पे बैंक अकाउंट खुला होना चाहिए और बैंक अकाउंट खुला होने के साथ आप पोर्चुगल में 10,000 यूरो एट द टाइम ऑफ वीजा एप्लीकेशन आपके होने चाहिए। दिस इज द नंबर 1 रिक्वायरमेंट। द इनकम रिक्वायरमेंट कम्स फॉर द D7। आपकी D7 के लिए आपकी इनकम पाकिस्तान में तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए की होनी चाहिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं पोर्चुगल जाके मूव करना, आप रिटायरमेंट अगर प्लान कर रहे हैं, आप रिटायर्ड है या आपकी पैरेलल इनकम जनरेट हो रही है इतनी, तो आप D7 कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। तीसरे जो D8 कैटेगरी है उसके अंदर भी मोर और लेस यही इनकम रिक्वायरमेंट्स है कि आपकी तकरीबन अगर आप अकेले मूव करते हैं तो 3,260 यूरो, या अगर आप फैमिली के साथ मूव करना चाह रहे हैं तो सेम अमाउंट गोज अप टिल 5,500-6,000 यूरो, तकरीबन डबल अमाउंट होनी चाहिए अगर आप फैमिली के साथ मूव करना चाह रहे हैं। ये तो मेन इनकम रिक्वायरमेंट्स आ गए D7, D2 और D8 कैटेगरी की। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। D2 कैटेगरी में अगर आप मूव करना चाह रहे हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? सबसे पहले आपके पास पाकिस्तानी NTN होना चाहिए अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करें। दूसरा, वहां पे आपका बैंक अकाउंट खोला होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, आप पैसे रेमिटेंस करने की सख्त होनी चाहिए कि आप पाकिस्तान से रेमिटेंस कर पाए पोर्चुगल में, क्योंकि अक्सर लोग पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान से रेमिटेंस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसका क्या सोल्यूशन है? आपकी दुबई में या तो कोई पैरेलल कंपनी खुली हो, आप दुबई से पैसे रेमिट कर दें। ठीक है, एक ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई आपका फैमिली, आपकी इमीडिएट फैमिली में से कोई आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पैसे किसी और के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, आप TT करते हैं, आप गलत तरीके से पैसे भेजते हैं, तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा और वो अकाउंट फिर आपके आए बगैर वो एक्टिव नहीं हो सकता। तो बेहतर है कि आप सबसे पहले जो आपने पैसे डिपॉजिट करने हैं पोर्चुगल में उसका रास्ता बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वो पैसा आपने किस तरीके से ट्रांसफर करना है। कोई बाइनेंस के थ्रू, कोई क्रिप्टो के थ्रू आपने पैसे ट्रांसफर नहीं करने, क्योंकि बैंक्स अलाउ नहीं करते क्रिप्टो एक्सचेंज से पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने। D7 कैटेगरी के अंदर आपके पास रेंटल कॉन्ट्रैक्ट या आपके जब से वो पैसे आ रहे हैं 10 लाख 12 लाख रुपए आपका मंथली अगर क्रेडिट हो रहे हैं, तो आपके पास एटलीस्ट 2 साल पुराने, अगर 2 साल नहीं है तो एटलीस्ट 1 साल पुराने तो होने ही चाहिए कि वो पैसे के प्रूफ होने चाहिए किससे आपका रेंटल एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं, कहाँ से वो सोर्स पैसे जो 10-12 लाख रुपए आ रहे हैं वो रेंट से आ रहे हैं, वो शेयर से आ रहे हैं, वो टर्म डिपॉजिट की शेप में आ रहे हैं। तो उसका प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। और ये प्रूफ ऐसा नहीं है कि आपने एक डॉक्यूमेंट ला के दे दिया और वो प्रूफ हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपने ये चीज़ देखनी है कि आपके टैक्स रिटर्न्स के अंदर वो अमाउंट 100% आनी चाहिए, आपके एसेट्स के अंदर, आपके कैश के अंदर, वहाँ से वो जस्टिफाई होनी चाहिए। तीसरी कैटेगरी D8 कैटेगरी के अंदर आपने ये चीज़ देख लेनी है कि आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आपके जो वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट्स 1 साल पुराने नहीं हैं, 2 साल पुराने नहीं हैं, तो वो
प्रॉब्लम है आपके लिए, आप उसके अंदर फॉल नहीं करते, आप बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। और बेहतर यही है कि आप फिर D2 की तरफ मूव कर जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 1 साल 2 साल पुराने वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट जिनके साथ आप काम कर रहे हैं वो नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा देख लीजिएगा कि आपके पैसे, क्योंकि अक्सर लोग जो डिजिटली काम करें अक्सर उनकी जो इनकम है वो या तो क्रिप्टो के थ्रू आ रही होती है, या उनके नया पे या सादा पे, या किसी का अगर वाइज अकाउंट पहले खुला हुआ था उसके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो रही है तो वो भी इसके अंदर फॉल करता है। उसकी स्टेटमेंट से आप अपने पास अपने पाकिस्तानी PKR अकाउंट में पैसे अगर ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। इनकम इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस यू विल डेफिनेटली हैव प्रॉब्लम, यू नीड टू स्पीक टू अ टैक्स लॉयर बिफोर प्रोसीडिंग योर केस। क्योंकि अगर आपकी इनकम इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उसके अंदर पैसे क्रेडिट हो रहे हैं तो यू माइट हैव इशू। तो बेहतर यही है कि अपनी इनकम स्ट्रीम आपकी क्लियर होनी चाहिए और उसके बाद ही आप D8 कैटेगरी को परसू करें। बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट्स की। D8 के अपॉइंटमेंट्स फिलहाल आज की तारीख, आज हम बैठे हुए हैं फरवरी के अंदर, अभी आप अगर ये समझें कि आपको अपॉइंटमेंट 3 से 4 महीने के अंदर अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं। Whereas D7 कैटेगरी के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो मिल रही हैं तकरीबन 6 से 1 साल के बीच में। तीसरी D8 कैटेगरी भी तकरीबन सेम टाइम ही ले रही है, 6 महीने से 1 साल। यू माइट गेट लकी कि किसी का अगर अपॉइंटमेंट कैंसिल होता है तो वो आपको कॉल कर लेते हैं, अदरवाइज इतना टाइम तो लग ही रहा है। मैं बात करना चाह रहा हूँ वीज़ा की और आपका आने के बाद का क्या प्लान होना चाहिए। देखिए, अगर आप D कैटेगरी को चूज कर रहे हैं और पोर्चुगल मूव हो रहे हैं, एक बात तो आपके पास ध्यान में होनी चाहिए कि जिस दिन आपका TRC आ जाएगा उससे 5 साल बाद आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर आपने ये जहन में रखनी है कि अगर आप D कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं तो इनिशियली जो आपका वीज़ा मिलता है वो 3 महीने से 120 दिन का होता है। फॉर एग्जाम्पल 3 महीने से 4 महीने का वीज़ा होता है। इसके अंदर आपके कुछ वीज़ास ऐसे भी हैं जो मल्टीपल एंट्री होते हैं, कुछ वीज़ास ऐसे होते हैं जो सिंगल एंट्री होते हैं। तो बेहतर यही है आपकी प्रोफाइल को देख के आप ये देखा जाता है कि आप जाएं और अपना बायोमेट्रिक्स करें। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, D कैटेगरी के अंदर फिलहाल अगर आप जाते हैं तो आपकी डेट लिखी हुई होती है, उस डेट पे जाके आपने यहाँ पे आईमा के दफ्तर आके अपॉइंटमेंट, जो आपका अपॉइंटमेंट होता है D2 टाइप के अंदर आप आते हैं, अपना बायोमेट्रिक्स करते हैं, विद इन 45 to 60 डेज वर्किंग डेज आपको आपका TRC रिसीव हो जाता है। उस दिन से आपकी नेशनलिटी के 5 साल शुरू हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं D7 एंड D8 कैटेगरी, दोनों को मिक्स करके मैं बता देता हूँ कि देखें D7 और D8 के अंदर फिलहाल पाकिस्तान से ये प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका जब वीज़ा लग कर आ रहा है तो उसके अंदर अपॉइंटमेंट नहीं आ रही, आपकी अपॉइंटमेंट डेट नहीं है, देयर इज अ टाइम विच यू नीड टू कम। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कम टू पोर्चुगल। आप पोर्चुगल आएंगे और पोर्चुगल में आके अपना अपॉइंटमेंट ढूंढने की कोशिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। अगर खुदा न खास्ता आपका ये अपॉइंटमेंट नहीं मिलता तो विदिन आफ्टर और आपके 120 दिन खत्म हो जाते हैं तो यू विल नीड टू गो बैक एंड अप्लाई अगेन। तो D7 और D8 कैटेगरी के अंदर जो ग्राउंड रियलिटी है, अभी जो मामला चल रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, उसके हिसाब से यही प्रॉब्लम आ रहा है। एक तो अपॉइंटमेंट लेट है, चले अपॉइंटमेंट भी आपको मिल गया तो अगर आप मूव करते हैं वहाँ पे तो उसके अंदर डेट नहीं आ रही। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप आए, हो सकता है आपको अपॉइंटमेंट ही ना मिले। तो बेहतर यही है कि ज़रा चीज़ों को प्लान करके अपनी सारी चीज़ें जिसके साथ भी आप केस परसू करें उनसे ये क्लैरिटी ले लीजिए। अगर आप D टाइप किसी भी कैटेगरी को परसू AIM एक्सेस के साथ करना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ भी कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप हमसे कॉल बुक करके बात करके आपकी प्रोफाइल एवेल्युएट करके आपका क्या बिजनेस प्लान होना चाहिए, आपको आपका केस हम एक्सेप्ट कर सकते हैं आफ्टर द एवेल्युएशन ऑफ योर प्रोफाइल, वेदर यू फिट इन D2 कैटेगरी, D7 कैटेगरी या D8 कैटेगरी। अगर आपको इस वीडियो के बाद भी क्लैरिटी ना आए सो नंबर हमारी स्क्रीन पे आ रहा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ रही हैं। वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट। पोर्चुगल से चाहिए वो इंशाल्लाह हम अरेंज करके दे सकते हैं। वी कैन डेफिनेटली प्रोसीड योर केस बीइंग अ रजिस्टर्ड कंपनी इन इटली, वी कैन डू दैट फॉर यू। और हमारे जो पैनल पे पोर्चुगीज लॉयर है, डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू आउट ड्यूरिंग द होल प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ आ जाएंगे तो आने के बाद आपका फ़ोन उठाना छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि पोर्चुगल में पहुँचने के बाद भी यू नीड अ पोस्ट असिस्टेंस, बट वी आर देयर डेफिनेटली। और हम लोग, हमारी टीम जो पोर्चुगल की टीम है वो डेफिनेटली वुड लव टू हेल्प यू आउट post your arrival as well. So guys, this was a small video how Portugal to understand the categories और उसकी क्या requirements होती हैं। तो बेहतर है कि आपको ये I'm hoping कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई हुई तो you can always book a call and we can definitely discuss your case and proceed with your case if you are interested, willing to pursue with us. अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।